हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10th और 12th लेवल का सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि साथी एआई से जनरेटेड क्वेश्चन आज की इस क्लास में होंगे। तो साथी, आप जानते हैं कि 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक सिलेक्शन पोस्ट यानी फेज 13 का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, जो कि साथी 24 जुलाई का पूरी तरह से एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो कल साथी जो 10th लेवल का जो सवाल पूछा गया था वो बिल्कुल एआई की ही द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल 10th लेवल का ही सवाल पूछा गया था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट सवाल देखने को नहीं मिला था। उसके बाद साथी 12th लेवल, जैसे आपका 12th का एग्ज़ाम होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह सवाल पूछा गया था। चाहे आप साथी जीके की बात करेंगे, रीजनिंग के, मैथ की, चाहे इंग्लिश की बात कर ले। उसके बाद साथी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के सवाल पूछे गए थे, जो कि साथी एआई द्वारा बनाया गया था सवाल, जो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में साथी हम भी एआई जनरेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखेगा आप सभी से एआई जनरेटेड 50 क्वेश्चन में से क्या 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। वैसे तो साथी जो नई कंपनी आई है एडीक्यूटी, ये अपनी तरह से तो पूरी अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करे, लेकिन थोड़ा अभी नई है तो दिक्कत आ रही है। लेकिन साथी आने वाले दिनों में ये भी अपनी एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी तरीके से कराएगी। जो भी हम काम करते हैं स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन साथी जब हम उसी काम को अच्छी तरीके से डेली मेहनत करते हैं तो हमारा काम भी अच्छा होने लगता है। तो उसी तरह ये भी साथी नई कंपनी है, तो थोड़ा सा इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वैसे तो टीसीएस पहले से बहुत एग्जाम कंडक्ट करती आ रही है, बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन एडीक्यूटी है जो वो थोड़ी सी छोटी कंपनी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम एआई से करवा रही है, जो पहले आपको नोटिफिकेशन आया था एसएससी की तरफ से। ओके, तो देखिए साथी, ये 2025 एसएससी एग्जाम आपके लिए डू और डाई होने वाली है। ये सोचकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पहले जो टीसीएस कंपनी होती थी, क्या होती थी कि उनका मतलब यही था कि केवल आप एसएससी का एग्ज़ाम दे दें। तो एमटीएस का जो सवाल पूछा जाता था ना, वो साथी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा जाता था, और जो सीजीएल के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते थे वो आपका एमटीएस में। ऐसा नहीं था कि आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमटीएस लेवल का ही सवाल आएगा, नहीं साथी। आप उनका मतलब एक ही था कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन अब जो एडीक्यूटी कंपनी करा रही है, वो आप यदि 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th लेवल का ही सॉल्व पूछा जाएगा, यदि 12th लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 12th लेवल का ही आपका टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कल बिल्कुल हमारे सामने साक्षात प्रस्तुत हो चुका है। ओके, तो डू और डाई के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, यदि आप 2025 में आने वाले 6 महीनों में एसएससी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ओके, तो देखिएगा साथी, जनरेटेड 35 क्वेश्चन आप सभी से ठीक हो पा रहे कि नहीं आज की इस क्लास से। लास्ट में स्कोर करेंगे डेली क्लास एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:35 पे और शाम में 6:35 पे। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ बताएंगे अपना स्कोर। देखिए, पहला प्रश्न, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? बताइए साथी, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, यानी भारत के जो एक्सिक्यूटिव हैं वो अध्यक्ष कौन है? तो आर्टिकल किस अनुच्छेद में है साथी, बता सकते हैं आप लोग? तो भाग ये 5 में शामिल है एक्सिक्यूटिव, और साथ ही आर्टिकल 52 से लेकर 151 में ये शामिल है। ओके, याद रखिएगा। तो जो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो देश के राष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन इस सवाल क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए साथी, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? बताइए साथी, जो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य की बात किया दोस्त, देश की बात नहीं किया है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल के पास होती है, जो कि आर्टिकल 356 में इसका वर्णन है। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? बताइए साथी, जो मानव रक्त है इसका रंग लाल होता है, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है? उसमें क्या प्रेजेंट रहता है कि जो मानव रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, किसके कारण होता है?
तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? बताइए साथी, 3 लोग शामिल थे इसमें। आप जानते हैं कि लाल बाल पाल में 3 लोग शामिल थे, लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही दिया है। वो कौन सा ऑप्शन है? तो लाला लाजपत राय जी हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? बता सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे कि घपाल आपका राजस्थान से संबंधित है। भांड कहाँ से है? तो भांड ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी हो गया, लेजिम हो गया, ये सभी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो जो लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से कुम्मी दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है? बताइए साथी, संविधान में जो महाभियोग शब्द इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आप लोग, आर्टिकल एक तो 56 में भी है और 61 में है, यानी ए और बी दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी? बताइए साथी, काकोरी षड्यंत्र पहले किस वर्ष में हुआ था? बताइए। तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। और साथ ही इसमें जो फांसी दी गई थी तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, लेकिन फांसी किस वर्ष में दी गई थी? बता सकते बिल्कुल। तो 19 दिसंबर जस्ट 2 साल बाद दे दी गई थी, यानी साथी 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ, लेकिन 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, यानी दे दी गई थी इस दिन। ओके, तो ऑप्शन इस सवाल का ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? बताइए, सोचिए समझिए, उसके बाद अपना राइट आंसर दीजिएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो साथी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो कब किया था? वर्ष 1923 में किया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात कर रहा है। तो इस टाइम साथी सीएजी के वर्तमान जो अध्यक्ष वो कौन है? तो पहले सवाल को पढ़िए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? बताइए। तो याद रखेंगे साथी, लोक लेखा समिति है। इस सवाल का ऑप्शन सी तो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वर्तमान में साथी जो सीएजी के अध्यक्ष वो कौन है? तो संजय मूर्ति हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए। ओके, और ये जो साथी सीएजी किस भाग में है? तो भाग 5 में शामिल है, ये अच्छी तरीके से याद करिएगा। और आर्टिकल किस में है? तो 148 से लेकर 151 के बीच में आर्टिकल है। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए साथी, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथी 24 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथी इस मंडे से आप सभी की जो हमारी क्लास है वो बहुत अच्छी तरीके से शुरू होने वाली है। क्योंकि साथ ही इसमें 10 से 1000 और 15,000 भाइयों को ऐड करना इस सीरीज में, क्योंकि अपनी तैयारी हमें साथ में करना है। इसलिए साथ ही आपको नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेंगे तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी जब भी क्लास आएगी। तो ओके दोस्त, तो नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बताइए साथी, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? बताइए साथी, गाय का जो दूध होता है वो किसकी वजह से साथी थोड़ा जो है रंग उसका पीला हो जाता है? उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? तो याद रखिए कैरोटीन की वजह से।
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम की बात क्या है 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार, तो राजस्थान में सबसे कम है। सबसे अधिक किस में है, केरल में ही है। और साथ ही सबसे अधिक जो साक्षरता वाला राज्य वो केरल ही है। सबसे कम कौन है, बिहार है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो बताइए साथी, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो आप जानते हैं कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1886 में, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और इसी में साथ ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन बी सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद साथ ही जो आपका इलाहाबाद अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था बताइए? तो 1888 में हुआ था, अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मद्रास अधिवेशन कब हुआ था, बता सकते हैं आप लोग? चलिए बताइए, इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है बताइए? तो यदि साथी ये मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार किस भाग और किस आर्टिकल में है, अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ये भाग 3 में शामिल है और आर्टिकल साथी 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार से संबंधित। और मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में शामिल है? तो भाग 4A में शामिल है। और ये आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल 51A में शामिल है। उद्देशिका तो ये कोई साथी इसमें भाग नहीं है। तो राज्य के जो भारतीय संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो DPSP करता है, जो कि साथी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। और ये पार्ट 4 में शामिल है, DPSP के नाम से आप जानते हैं, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत की पहली जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस वर्ष में आयोजित हुई थी बताइए साथी? भारत की जो पहली जनगणना थी लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किस वर्ष में हुई थी, यानी किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो साथी याद रखिए वर्ष 1977 में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है बताइए साथी? किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो याद रखिएगा साथी, ऊट का डिस्पैच को माना जाता है। एक नीति पत्र थी जो कि साथी 1854 में आई थी। ओके, ब्रिटिश शासन के समय ये भारत में शिक्षा का ना इसने नींव रखी थी भाई। ओके, नीति पत्र थी, याद रखिएगा 1854 में आया था। और हंटर का आयोग साथी क्या हुआ था, 2 बार आया था। एक तो इसकी स्थापना 1882 में हुआ था, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसकी कांड को जांच करने के लिए 1919 में भी इसका एक और बार इसका गठन किया गया था। और सैडल आयोग साथी कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था बता सकते हैं आप लोग? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सैडल आयोग हुआ था 1917 में आपका। ओके, वर्धा आयोग कब हुआ था, 1937 में हुआ था। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बताइए साथी? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। लास्ट में स्कोर करिएगा आप लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? मेरे दोस्त कल एसएससी के एग्जाम में 2023 का करंट अफेयर का सवाल पूछा गया था, सोचिए। तो इसी तरह हमने आपको पहले बताया कि एसएससी का कोई एग्जाम उठाकर देखिए, कभी भी साथी वो नया करंट अफेयर का सवाल नहीं पूछता है, हमेशा पूछता पुराना ही सवाल। ओके, तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीत लिया था? तो याद रखिएगा राजस्थान ने जीता था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC किसकी एक पहल है बताइए साथी? किस विभाग की ये एक पहल है ONDC? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये आपका उद्योग और
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का एक पहल है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? जब साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हुआ था, अधिवेशन का सत्र था, तो साथी जो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, उन्होंने बंगाली में गाया था ना साथी, बंगाली में गाया था, आप सभी को मालूम होगा, जो कि कोलकाता में गाया गया था, जो कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाए थे इन्होंने। ओके, इसलिए डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और पहला भी जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई शहर में हुआ था। ओके, तो याद रखिए, और पहला अधिवेशन भी मुंबई में 1885 में ही हुआ था। ओके, याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियम भाषा नहीं थी? बताइए साथी, कौन सी मेसोपोटामियम भाषा नहीं थी, बताइए। तो याद रखिए, एमोराइट थी, सुमेरियन थी, अकाडियन थी, लेकिन साथी एलामाइट नहीं थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी एआई जनरेटेड से इन 50 क्वेश्चन में से आप सभी का अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर रहा, बताइएगा जरूर। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? बताइए साथी, पर्यावरण का रक्षा कवच जो है वो किसे माना जाता है? तो ओजोन परत को माना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत में बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? बताइए, भारत में बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता की बात कराए, कौन था? तो बेडेन पावेल था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बनेगा? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए साथी, कल आप सभी सवाल पूछा था 10th लेवल के एग्जाम में, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइए। तो बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना की हम बात करेंगे तो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और एक किस फील्ड में दिया जाता है? तो एक कृषि के फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? बताइए दोस्त, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो याद रखिएगा अकबर के समय थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? बताइए, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? बताइए साथी, ये बेस्ट सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 को, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? जो कि साथ ही 1952 में बने थे और 1962 तक रहे थे भाई। 1952 57 57 से 62 यानी 10 साल लगातार बने थे। वो कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है? बताइए साथी, किस नदी से मिलती है मेरे दोस्त? देवप्रयाग में भागीरथी नदी। तो साथी याद रखिए अलकनंदा से मिलती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? तो साथी आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जितने स्टूडेंट हैं आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है तो साथी हम एक दिन आपको मॉडल, दोपहर में आपको मॉडल पेपर भी मिलेगी और शाम में रीजनिंग क्लास आती है। ओके मेरे दोस्त, बताइए किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? तो याद रखिएगा साथी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33 को, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा
प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। बताइए साथी क्या बनेगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर। तो हम बात करेंगे 28वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो साथी 1972 में हुआ था। और जो धारा 314 था ना, इसी 28वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। ओके, 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और 42वां कब हुआ था मेरे दोस्त, तो 42वां हुआ था 1976 में ही हुआ था। और 52वां कब हुआ था, 1985 में हुआ था। तो दो शब्द जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन में, तो 42वें नंबर में जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाती है। तो मेरे दोस्त भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो अलारमेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो भरतनाट्यम के हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय को मंजूरी दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कल योजना से एक सवाल आपके पेपर में पूछा गया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था, बताइए साथी। आप लोग बताइए कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था। तो मेरे दोस्त याद रखिए वर्ष 1930 में। आप बताइए कि 1920 और 1922 तक कौन सा आंदोलन चला था, कमेंट करके बताइए सवाल का राइट आंसर। आप सभी साथी फटाफट बताएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है, बताइए साथी, परफेक्ट आंसर दीजिए। तो साथी जैसे कि हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को आता है। 11 जुलाई को आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है मेरे दोस्त, तो ये 5 जून को आता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब आता है, तो ये 7 अप्रैल को आता है, 7 अप्रैल। और विश्व जल दिवस 22 मार्च या 22 जून को या 22 फरवरी को, तो साथी 22 मार्च को आता है विश्व जल दिवस। अच्छे से याद रखिए सवाल क्या पूछा, 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तो साथी रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा की बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 40। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए साथी। यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, बताएंगे आप सभी दोस्त। तो इसकी स्थापना की हम बात करें यूनिसेफ का, तो कब हुआ था साथी, बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं कब हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हम कुछ संगठन की बात करें जो कि जेनेवा में स्थित है। जैसे साथ ही हम WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और साथ ही हम बात करेंगे ILO का, आप सभी से पूछता ना कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का, और साथ ही एक और है जैसे कि UNOG का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और साथ ही हम वियना की बात करेंगे तो जैसे OPEC हो गया, OPEC का मुख्यालय कहाँ पे आता है, तो वियना में आता है। और साथ ही IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी साथ ही वियना में आता है।
और हम वाशिंगटन डीसी की बात करें जो कि फेमस है, 3 आपको याद रखना है। एक तो साथ ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। और साथ ही IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भी वाशिंगटन डीसी में है। और FBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्त वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को था, जो कि साथ ही न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, बताइए साथी, फटाफट बताइए। तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सॉल्व का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या बनेगा परफेक्ट आंसर। राजस्थान की विवाहिता महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के किस महीने मनाया जाता है, बताइए साथी। आप जानते हैं गणगौर का जो वार्षिक त्यौहार होता है हर साल आता है, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो ये लेकिन साथी हिंदू त्यौहार के किस महीने में आता है ये, तो याद रखिए चैत्र के महीने में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, बताइए साथी। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। जैसे साथी मुद्रास्फीति होता क्या है, पहले ये आप जानिएगा। जो इन्फ्लेशन होता है, इंग्लिश में उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो कि इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, INFLATION होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति होता है साथी एक आर्थिक स्थिति है। पहली बात तो एक आर्थिक स्थिति है जिसमें साथी समय और समय के साथ साथ जो वस्तु होती हैं इनकी जो कीमत होती है ना वो वृद्धि होती रहती है। उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी मुद्रास्फीति बोलते हैं। ओके, समय और वस्तु जो होते हैं ना इनके साथ साथ क्या होते हैं, वो इनकी वृद्धि में होती रहती है। एक पहले तो एक आर्थिक स्थिति है, तो इन दरों में साथी क्या होगा, तो भाई अभी जस्ट हमने आपको बताया कि वृद्धि होगी। अब आज से आप भूलेंगे नहीं ये सवाल अब। ओके, हमेशा वृद्धि होती है ओके समय के साथ। चलिए कैसी भाई ये स्थिति है, तो आर्थिक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, बताइए साथी। तो युद्ध हुआ था ना 618 और 19 में, कौन सा युद्ध हुआ था, जो नर्मदा नदी का युद्ध हुआ था। तो इसमें साथ इन दोनों सीमाओं को मिलाना था। जो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो मेरे दोस्त पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, जो कि नर्मदा युद्ध में। ओके, नर्मदा युद्ध का जो हुआ था। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे, बताइए साथी। सामान्यतया लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप जानते भाई बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। जैसे साथी पोला त्यौहार की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में होता है, और एक जगह कहाँ पर होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है। ओके, तो आप सभी से पूछा गया पोला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इनमें किसकी पूजा करके त्यौहार मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त किसान बैल की पूजा करके मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कर रहा है तो वर्ष 1935 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए साथी। जैसे साथी हम क्रिकेट से बात करेंगे तो ईरानी ट्रॉफी एक बहुत फेमस है, और एक दलीप ट्रॉफी बहुत फेमस है, और एक रणजी ट्रॉफी बहुत फेमस है, IPL फेमस है। ये सभी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और हम साथ ही बात करेंगे फुटबॉल से, तो फुटबॉल में कौन कौन से खेल आते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, तो जैसे डूरंड कप हो गया आपका साथी, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये सभी किस खेल से आते हैं, तो फुटबॉल से। और साथ ही हम बात करेंगे हॉकी से। हॉकी का आप लोग याद रखिएगा साथी, जैसे कि आपका सुल्तान अजलान कप होता है ना,
सुल्तान अजलान कप, और एक साथी आपका बेटन कप होता है, बेटन कप होता है। और कौन सा, एक रंगा स्वामी कप होता है ना भाई, रंगा स्वामी कप होता है। ये सभी खेल किस में आते हैं, हॉकी में आते हैं। और हम बात करेंगे आगा खान कप का भाई संबंध किससे है, तो ये भी साथी हॉकी से है। उसके बाद हम साथी लेडी रतन टाटा, जो साथी लेडी रतन टाटा है, ये किस खेल में आते हैं, तो हॉकी में ही आते हैं। और साथी नेहरू ट्रॉफी जो होती है, नेहरू ट्रॉफी, क्या साथी नेहरू ट्रॉफी भी आती हैं। और स्टेनले, क्या साथी स्टेनली ट्रॉफी, ये भी साथी किस में आते हैं, तो हॉकी में आते हैं। ओके, अच्छे से याद रखिएगा। तो यदि हम साथी फुटबॉल से कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी की बात करें, जैसे कि साथी फीडे एक है, जो फीडे विश्व कप होता है, इसका जो ट्रॉफी वो शतरंज में है। और एक नायडू ट्रॉफी होता है, नायडू ट्रॉफी किस खेल में आता है, तो शतरंज में आता है। और एक साथी लिम्का ट्रॉफी भी होता है भाई, जो कि चेस से संबंधित है। और एक ओलंपियाड ट्रॉफी भी होता है। ये 4 फेमस है भाई। ओके, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करते हैं, जो कि साथी करंट अफेयर के सॉल्व होंगे। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया था, बताइए साथी। AFC वुमेन एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया था, तो मेरे दोस्त याद रखिए ऑस्ट्रेलिया देश को चुना गया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन AI से जनरेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए साथी कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, बताइए। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। लगभग आपका 50 क्वेश्चन में से तो 35 क्वेश्चन तो ठीक हुआ ही होगा, क्यों, बताइए साथी। तो मिलते हैं साथी हम लोग दोपहर 12:35 पे। और साथी आज 25 जुलाई हो चुका है, यानी SSC MTS और हवलदार का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था वो बढ़ा नहीं और समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। केवल 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है दबाकर, एक GK पढ़ना है, एक इंग्लिश पढ़ना है। ओके मेरे दोस्त, इसके अलावा और आपको रीजनिंग मैथ तो यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आराम से आप क्वालिफाइंग करे जाएंगे। वो केवल क्वालिफाइंग रहता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको बेस्ट लगा होगा, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं साथी दोपहर में 12:35 पर एक और क्लास के साथ। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।